संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिवह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहां किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की रचना। आज का विषय है आज़ादी की लड़ाई की सच्ची कहानी, फ्रीडम स्ट्रगल द रियल स्टोरी, इसकी अगली श्रृंखला। आज हम चर्चा करेंगे कि अंग्रेज़ों ने किन कारणों से भारत को आज़ाद किया था, क्यों यहाँ से चले गए थे। ये चर्चा कुछ लंबी होगी, असा इसे 2 भागों में बांटा गया है। आज हम इसके पहले भाग की चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पिछली चर्चाओं में देखा है कि कांग्रेस ने जो 3 आंदोलन किए थे, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने 3 आंदोलन किया था, उसमें 2 आंदोलन जो खिलाफत आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये आंदोलन एब्रप्टली बीच में ही गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि कांग्रेस का अपना आंदोलन नहीं था, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा में देखा था, तो ये भी 3 महीने के अंदर 42 में अगस्त के बाद अंग्रेज़ों ने इसे कुचल डाला था। तो ये तीनों आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए थे, और 2 आंदोलनों का लक्ष्य तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का था ही नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती वर्षों में एलाइड पावर्स ने एक चार्टर जारी किया था जिसका नाम रखा गया था अटलांटिक चार्टर। इसके अनुसार युद्ध की समाप्ति के बाद हर एक देश को अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार रहेगा। लेकिन सितंबर 1941 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने यह घोषणा की थी कि यह अटलांटिक चार्टर भारत के लिए लागू नहीं होगा। इसके आगे 1943 में तत्कालीन वाइसराय लिटिल गो ने पत्रकार दुर्गादास को एक इंटरव्यू में के दौरान कहा था कि अगले 50 वर्षों तक भारत की आज़ादी के लिए सोची भी नहीं जा सकती। क्यों? भारत में नए पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। इनके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ब्रिटिश शासन का अगले 50 वर्षों तक रहना जरूरी है। और उन्होंने फर्दर कहा कि एयर कंडीशन के इन्वेंशन के बाद हमें भारत में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा था कि देहरादून के नज़दीक जो है वो एक कॉलोनी बसाई जाएगी जिसमें हम लोग जो है आराम से रह सकते हैं। तो इन 2 बातों से ये जाहिर होता है कि अंग्रेजी हुकूमत सेकेंड वर्ल्ड वार के मध्य तक भारत छोड़ने को नहीं सोचते थे। तो प्रश्न उठता है कि आगे के 2-3 वर्षों में क्या घटनाएं हुई जिससे अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के कुचले जाने के बाद देश के लोगों में एक निराशा सी छा गई थी। देश में सभी बड़े नेता जेल में भर दिए गए थे। अब देश में अंग्रेज़ों का शासन चलता कैसे था? अंग्रेज़ों का शासन डंडे के जोर पर चलता था। हालांकि अंग्रेजी अफसर तो मुट्ठी भर थे, लेकिन बहुसंख्यक भारतीय जो फौज और पुलिस में थे वे अंग्रेजी हुकूमत की चाकरी करते थे। उन्हीं लोगों की वफादारी के कारण भारत पर डंडे का शासन चलता था। उन्हीं लोगों की वफादारी। 1857 में कुछ सैनिकों ने जो विद्रोह किया था, जो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, अंग्रेज़ों की उस विद्रोह ने चूल्हे हिला दी थी। लेकिन ग्वालियर, जिंद, बड़ौदा, पटियाला आदि राजाओं के देश के प्रति गद्दारी के कारण उस समय भारत में अपनी हुकूमत बरकरार रखने में वो जो है सक्सेसफुल रहे अंग्रेज।
19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जब मिलिटेंसी काफ़ी बढ़ गई थी और एक बड़ा मिलिटेंट आंदोलन जो है, अंग्रेजी सरकार को पता चला था कि एक मिलिटेंट आंदोलन शुरू हो सकता है और कई जगह मिलिटेंसी बढ़ रही थी, तो उन्होंने A.O. ह्यूम के जरिए कांग्रेस की स्थापना की थी एज ए सेफ्टी वाल्व, जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस में भी जब पूर्ण स्वराज की बात उठी उसके स्थापना के 15-20 साल के बाद, तो कांग्रेस भी 1907 में सूरत अधिवेशन के समय 2 भागों में बट गई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, नरम दल और गरम दल। गोखले बीमार रहने लगे थे और उनकी पकड़ कांग्रेस में ढीली पड़ रही थी, तो अंग्रेज़ों को गांधी जी में एक ऐसा मॉडरेट लीडर की छवि मिली जो कांग्रेस को एज ए सेफ्टी वाल्व चला सकती थी। गांधी जी भी, अगर आप पूरे इतिहास को देखेंगे तो 1940 तक गांधी जी दिल से अंग्रेजी हुकूमत के अंदर डोमिनियन स्टेटस की चाहत रखते थे। हालांकि 1929 में सुभाष बोस और नए नवयुवकों के दबाव में उन्होंने पूर्ण स्वराज लक्ष्य रखा था, लेकिन उस समय भी उन्होंने जो पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसमें जो लक्ष्य रखा गया था, जो पुराने लीडर्स थे उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का ही रखा था और ये कहा था कि अगर ये 1 साल के अंदर सरकार नहीं मानेगी तब हम लोग इसमें विचार करेंगे। और बाद में जब दबाव काफ़ी बढ़ा तब उन्होंने 1929 में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य रखा और 1940 तक जो उनके अंदर एक भावना थी कि हम अंग्रेज़ों के अंतर्गत ही या अंग्रेज़ों से मांग के ही हम आज़ादी ले सकते हैं, इसे पाने के लिए उन्होंने जो उपाय सोचा था वो क्या था? सत्याग्रह, अहिंसक। इसका प्रयोग उन्होंने असहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किया, लेकिन यह प्रयोग विफल साबित हुआ क्योंकि गांधी जी को दोनों ही आंदोलन बीच में ही स्थगित करना पड़ा। इन आंदोलनों से लोगों में जागरूकता, ऐसा नहीं हुआ कि ये आंदोलन बेकार गए, आंदोलनों से जागरूकता जरूर पैदा हुई, लेकिन आज़ादी का लक्ष्य अभी मीलों दूर था। आज़ादी इससे नहीं मिलती। अगर सुभाष बोस और सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं हुआ होता तो आज़ादी अंग्रेज़ देने वाले नहीं थे। इस असफल आंदोलनों के कारण गांधी जी और कांग्रेस की लोकप्रियता लोगों में काफ़ी घट गई थी। उस समय युवकों के आइकॉन कौन थे? भगत सिंह और सुभाष बोस, यही युवकों के आइकॉन थे। इस बात को उस समय की 2 घटनाएं कोरोबरेट करती हैं। मैं उन दोनों घटनाओं का वर्णन करता हूँ। जो साइमन कमीशन के रिपोर्ट सबमिट करने के पहले साइमन कमीशन का विरोध कांग्रेस और सारी पार्टियों ने किया था और गांधी जी सहित सारे लोग जेल में थे, तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट को कंसीडर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, उन्होंने कॉल किया था। उसमें कांग्रेस को छोड़कर कुछ पार्टियां जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि गई थी। तो ये फर्स्ट राउंड जो हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, ये असफल रहा और हर एक लोगों ने ये माना कि कांग्रेस जो आम जनों की पार्टी है उसके बिना सम्मिलित हुए ये सफल नहीं हो सकता। तो फिर गांधी जी और इन लोगों को छोड़ दिया गया और गांधी और तत्कालीन वाइसराय इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, उसमें कई बातें आई। तो कांग्रेस के भी बड़े नेता और जो आम लोगों की बात थी, एक भावना उस समय थी। उस समय सरदार भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी कि ये गांधी जी इरविन से उसके बारे में भी बात करेंगे और फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं तो कम से कम आजीवन कारावास में बदलवा देंगे। लेकिन गांधी जी ने उसके बारे में इरविन से बात ही नहीं की। तो जब वो इस समझौते के बाद कराची अधिवेशन में आए तो गांधी जी को काले झंडों का सामना करना पड़ा और गांधी गो बैक के नारों से वो पूरा अधिवेशन गूंज गया। 1938 में दूसरी घटना, 1938 में सुभाष बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ होकर कई चीज़ें कर रहे थे और जैसा कि पहले भी
हम लोगों ने चर्चा किया है कि आंदोलन करने के मूड में थे। तो गांधी जी उनके दूसरे प्रेसिडेंटशिप के लिए तैयार नहीं थे। तो 1939 में जब त्रिपुरी का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रेसिडेंटशिप के लिए पर्चा दाखिल किया। तो गांधी जी ने सीताभी पट्टारमैया को अपना कैंडिडेट कहकर खड़ा किया। उस अधिवेशन में जब वोटिंग हुई तो सुभाष बोस जीते। गांधी जी को कहना पड़ा कि सीताभी पट्टारमैया की हार मेरी हार है। तो ये दोनों इंसिडेंट दिखाता है कि गांधी जी की लोकप्रियता उस समय सुभाष बोस और अन्य नवयुवकों के जो मिलिटेंट थे के इसमें कम हो रहा था कंपैरिजन में। गांधी जी के विचारों से नेहरू भी सहमत नहीं थे, जैसा कि दोनों के बीच में 1933-34 के पत्राचार से पता चलता। ये डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड है और ये डॉक्यूमेंट कई जगह प्राप्त हो सकता है। सुभाष बोस ने जब 39 में और 38 में प्रेसिडेंट थे और 39 में भी प्रेसिडेंटशिप उन्होंने जीता था, तो इस बीच देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के लिए एक मिलिटेंट आंदोलन चलाने की कोशिश की थी। ऐसा उस समय यूरोप की स्थिति की को भांप कर, यूरोप में युद्ध की परिस्थितियों को भांप कर, ही वॉज ए सुपर इंटेलिजेंट पर्सन, उन्होंने देखा कि इसमें ब्रिटेन की हालत ख़राब हो सकती है, तो उसका लाभ उठाना चाहा था। इसके लिए एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट उन्होंने पूरे देश का दौरा किया था और हर जगह लाखों आदमी, कहीं कहीं तो 5 लाख से 10 लाख आदमी उनको सुनने के लिए आते थे। चमत्कृत उनकी वो वक्ता थे और उनकी पर्सनालिटी चमत्कृत थी। लेकिन उस समय गांधी जी और उनके अनुयायी जो राज्यों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आया था, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था और राज्यों में डायरकी ख़त्म कर दी गई थी, तो उसके अंतर्गत जो सत्ता का सुख वो भोग रहे थे, इस आंदोलन के लिए वो तैयार नहीं थे। इसी आंदोलन को जो 38-39 में सुभाष चंद्र बोस करना चाहते थे, 1942 में आधे अधूरे ढंग से कांग्रेस ने प्रपोज किया था, जो अनप्लान्ड होकर उसे अनप्लान्ड के चलते उसे अंग्रेज़ों ने कुचल दिया था। उस समय गांधी जी को सुभाष बोस की काफ़ी याद आ रही थी। गांधी जी वाज ए मास लीडर, वो सुभाष की भी इज्जत करते थे और उनकी बहादुरी के बारे में बातें उस समय वो कर रहे थे। ये हमें पता चलता है अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में। अबुल कलाम आज़ाद ने ये बातें लिखी हैं। अब सुभाष बोस ने उस समय क्या किया? सुभाष बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की मदद से आईएनए की स्थापना की और उसमें किन सैनिकों को रिक्रूट किया? भारतीय सैनिकों को, ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को रिक्रूट किया। आईएनए ने भारत में नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीपों को जीतकर भारत के देशवासियों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। पूरा देश सुभाष बोस और आईएनए के स्वागत के लिए तैयार था, सिवाय कांग्रेस के कुछ नेताओं के, जिसमें नेहरू भी शामिल थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मुझे अकेले भी सुभाष से लड़ना हो और आईएनए से, तो मैं अकेले भी फ्रंट पे जाके लड़ूंगा। क्यों? इन नेताओं को उस समय यह भय सताने लगा था कि अगर सुभाष और आईएनए देश की आज़ादी को लाते हैं तो इन लोगों का नाम न तो इतिहास में रहेगा और न ये सत्ता का सुख भोग इनको मिलेगा। सुभाष बोस ने स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार का गठन किया था। ये कितने लोगों को पता है? 1% लोग भी नहीं जानते। और इस सरकार को 9 से 10 देशों की मान्यता प्राप्त सरकार थी। इस स्वतंत्र सरकार की अपनी कैबिनेट थी, रेडियो था, करेंसी थी, आर्मी थी और बैंक था, सभी कुछ था। नियमित कैबिनेट मीटिंग हुआ करती थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के अंतिम दिनों में परिस्थितियों के कारण कुछ इस तरह का बदलाव हुआ कि जापान की हार हुई और सुभाष बोस को भागना पड़ा। और क्या, जब 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ तो इस वीर सपूत के लिए हमारा देश ये नहीं कह सकता था कि प्रथम जो सरकार बनी थी उसका प्रधानमंत्री सुभाष बोस ही था। हम तो कुछ तो रिकॉग्नाइज कर देते। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि आईएनए हार गई तो
और जापान हारा। इन्हीं परिस्थितियों को ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में अपने पक्ष में करने के लिए 1857 के विद्रोह के समय जो उन्होंने इवेंट्स किए थे उसी को उन्होंने दोहराना चाहा। 1857 में उन्होंने क्या किया था, पब्लिक हैंगिंग की थी। जो बागी सरदार थे और बागी सैनिक थे, दिल्ली और अन्य जगहों पर उनकी पब्लिक हैंगिंग हुई थी। तो आईएनए में बगावत कर अपने सैनिकों को भर्ती के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने 7,000 जवानों को, आईएनए के 7,000 जवानों को अरेस्ट कर दिल्ली में उन पर राजद्रोह का ओपन मुकदमा कर उनमें से कुछ को पब्लिक हैंगिंग करने की योजना बनाई थी। लेकिन 45-46 का हिंदुस्तान 1857 का हिंदुस्तान नहीं था। पूरा देश बोस के व्यक्तित्व से चमत्कृत था। सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरी तरह ट्रेंड 25 लाख रिट्रेंच सैनिक सड़क पर थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो अंग्रेज़ों के तरफ से लड़ने के लिए जगह जगह फ्रंटों पर कई फ्रंटों पर काफ़ी सैनिकों का रिक्रूटमेंट हुआ था। उसमें कुछ मारे गए थे और जो लौट के आए उसमें वार सिचुएशन में सैनिकों का रिक्रूटमेंट काफ़ी किया जाता है और फिर जब वार ख़त्म हो जाता है तो उसमें फिर पेंशन देकर उन लोगों को जो है रिट्रेंच किया जाता है। तो 25 लाख सैनिकों को रिट्रेंच किया था जो फुल ट्रेंड था और ये सारे सैनिक आईएनए के पक्ष में खड़े थे। उनका आदर्श क्या था, आईएनए और सुभाष, आईएनए का झंडा और सुभाष की फोटो। आईएनए के जवानों पर मुकदमे के विरुद्ध पूरे देश में हड़ताल जुलूस आदि होने लगे। हिंदू, मुस्लिम, छात्र, फिल्म स्टार, शॉपकीपर, नौकरी पेशा हर लोगों ने मुकदमे के खर्च के लिए खुलकर चंदा देना शुरू किया। अंग्रेज़ों पर हमला, सरकारी इमारतों की आगजनी आदि होने लगी और ये जो हड़ताल और जुलूस आदि निकल रहे थे ये हिमालय से लेके आपको कन्याकुमारी और उधर पेशावर, यूनाइटेड इंडिया, पेशावर से लेके इधर चटगांव से जो है आपको डिब्रूगढ़ और आसाम की अंतिम छोर तक ये हर जगह देश एक हो गया था। पब्लिक का प्रेशर आईएनए मुकदमे में इतना था कि जवाहरलाल नेहरू को भी जो आईएनए और सुभाष के विरोधी थे, ढिल्लों, शाहनवाज और सहगल के मुकदमे पे अपीयर होना पड़ा। उन्हें दिखाना पड़ा कि हम भी इसके पक्ष में खड़े हैं। हालांकि पूरे केस के दौरान नेहरू ने एक शब्द भी कोर्ट में नहीं कहा। उन्होंने कभी बैरिस्टरी की नहीं थी। ही वॉज ए ब्रीफलेस बैरिस्टर इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। पूरा केस भोला भाई देसाई ने लड़ा था। तो आईएनए के विद्रोह को उस समय हम लोगों को यूज़ करना चाहिए था यूनाइटेड भारत के आज़ादी के लिए, एक नए मूवमेंट के जरिए। हर आदमी एक हो गया था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा नहीं किया। अब अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि इसके बाद आईएनए के केस के चलते क्या क्या नाटकीय घटनाएं हुई और जिसके चलते अंग्रेज़ों ने ये डिसाइड किया कि अब यहाँ से हमें छोड़कर जाना ही बेहतर है।